वेलकम टू सीधी शिक्षा, मैं डी सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर, इसके बाद आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर, आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण। तो हम लोग जानते हैं आज आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण के बारे में। चैप्टर नंबर 16 के साथ हम लोग मिलते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसका हम लोग यहाँ पर विशेष तौर पर इसका एनालिसिस कर लेते हैं भाई। तो आंकड़ा प्रबंधन के जो आप लोग क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है, इसके अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि इसके अंतर्गत में ये किस तरीके से होगा। इस चैप्टर के माध्यम से हम इस चीज़ को यहाँ से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आंकड़ा प्रबंधन में हम लोग पहला देखेंगे भाई आंकड़ा क्या होता है। पहला हम लोग देखेंगे कि आंकड़ा क्या होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इनका प्रबंधन किस तरीके से होता है, आंकड़ा का प्रबंधन किस तरीके से होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे समांतर माध्य से यह किस तरीके से रिलेटेड होता है, इसको देखेंगे। चौथा में हम लोग देखेंगे कि जो माध्यिका होती है वो किस तरीके से होती है, माध्यिका के बेस पे। उसके बाद पांचवा में हम लोग देखेंगे कि बहुलक किस तरीके से होती है, इसका बहुलक के बेस पे। उसका छठवां में हम लोग देखेंगे टाइली चिन्ह। टाइली चिन्ह क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे भाई, टाइली चिन्ह के बारे में। उसके पश्चात सातवां में हम लोग जानेंगे आयत चित्र के बारे में, आयत चित्र क्या होता है। उसके बाद हम लोग 8वां नंबर में जानेंगे कि भाई आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज क्या होती है, आवृत्ति बहुभुज क्या होती है इसके बारे में। फिर 9वां में हम लोग जानेंगे वर्ग की सीमा के बारे में, वर्ग की सीमा के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे 10वां में वर्गांतर के बारे में, वर्गांतर के बारे में। फिर 11वां नंबर हम लोग जानेंगे निम्न सीमा क्या होती है, निम्न सीमा क्या होती है। फिर 12वां नंबर में हम लोग जानेंगे उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या होती है, निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आंकड़ा, दूसरा प्रबंधन, तीसरा समांतर, चौथा माध्यिका, पांचवा बहुलक, छठवां टाइली चिन्ह, सातवां आयत चित्र, आठवां आवृत्ति बहुभुज, 9वां वर्ग की सीमा, 10वां वर्गांतर और 11वां में हम लोग निम्न सीमा उच्च सीमा के बारे में जानेंगे। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कंटेंट को निम्न सीमा उच्च सीमा के बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं भाई इस चीज़ को, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा के बेस पे है। आगे देखते हैं आंकड़ा प्रबंधन, समांतर माध्य और माध्यिका, बहुलक, टाइली चिन्ह, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, वर्ग की सीमा, वर्गांतर, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो इस कंटेंट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं निम्न सीमा उच्च सीमा के बेस पे। तो इनका एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करेंगे, प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, सांख्यिकी को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, सांख्यिकी के माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसका 1 बाय 1 करके हम लोग इसका देखते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं आंकड़ा के बारे में। वास्तव में आंकड़ा क्या होता है भाई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है आंकड़ा, आंकड़ा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। आंकड़ा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, आंकड़ा क्या होती है, ठीक है। सांख्यिकी में दर्शाए गए, सांख्यिकी में दिए गए मान को, सांख्यिकी में दिए गए उचित मान को, सांख्यिकी में दिए गए उचित डाटा को, उचित डाटा को, सांख्यिकी में दिए गए उचित मान या फिर डाटा को आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी में दिए गए उचित मान या डाटा को क्या बोलते हैं, आंकड़ा कहते हैं। जैसे दिया गया है, जैसे किसी कक्षा की, जैसे किसी कक्षा में 5 बच्चों की औसत आयु, किसी कक्षा में 5 बच्चों की वजन निम्नानुसार है, वजन निम्नानुसार है। पहला मान लेते हैं कि बच्चे का नाम, यहाँ पर नाम के लिए देखते हैं, नाम है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई के लिए है। अब यहाँ पर इनका वजन को देखते हैं भाई। पाँचवीं इसका है 30, 32, 33, 34, 35। इस तरीके से जो दिया रहता है ये डाटा कहलाता है आप लोगों का। इस तरीके से बच्चों का ये क्या कहलाता है, ये आप लोगों का डाटा कहलाता है, क्लियर। तो सांख्यिकी में दिए गए उचित मान या डाटा को आंकड़ा कहते हैं। जैसे किसी कक्षा में 5 बच्चों के वजन निम्नानुसार है, आंकड़ा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सांख्यिकी के लिए देखते हैं, सांख्यिकी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, सांख्यिकी की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए
सांख्यिकी की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सांख्यिकी की दृष्टि से देखते हैं, सांख्यिकी गणित की वह शाखा होती है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का मापन प्रबंधन एवं विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, एवं विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का मापन, प्रबंधन एवं विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी की शाखाओं में इनकी प्रबंधन व विश्लेषण इनकी शाखाओं के आधार पर समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, सीमा, वर्ग की सीमा, वर्गांतर, निम्न सीमा उच्च सीमा के बेस पे की जाती है, निम्न सीमा उच्च सीमा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो सांख्यिकी के अंतर्गत ये है। अब हम लोग पहला देखते हैं, इसमें समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं भाई। पहला हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे, समांतर माध्यम के पहला देखते हैं। समांतर माध्य हम लोग इसका किस तरीके से निकालते हैं, तो पहला देखते हैं समांतर माध्य के बारे में। क्लियर। तो समांतर माध्य के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग, तो यहाँ से हो जाएगा दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को, आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। तो दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। अर्थात समांतर माध्य बराबर, अर्थात
समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे होता है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर इस चीज़ को बोल सकते हो प्रेक्षणों का योग, या बोल सकते हो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। ये भी आप लोगों के समांतर माध्य मीन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये देखते हैं, क्लियर। जैसे कि कोई आंकड़ा दिया गया है, जैसे कि पहला दिया गया है प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे दिया गया है प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। दूसरा प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, योगफल। तीसरा 5 से कम उम्र की बच्चों की, 5 से कम उम्र की बच्चों की आयु। इस तरीके से आप लोगों को समांतर माध्य दिया रहेगा, जिसमें दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की कुल संख्या का अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो ये इस हिसाब से भी बोल सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेस में हमारे पास दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के बेस पे आंकड़ा दिया गया है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं चूँकि समांतर माध्य बराबर यहाँ से निकालना रहेगा, तो समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो जाएगा। आंकड़ों का योग के लिए अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9। आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं कितना हो जाएगा, 9 1 10 10 7 17 17 5 22 22 3 25, 25 बटे 5 हो जाएगा। 5 1 कम 5 5 5 25। इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा, समांतर माध्य इसका आ जाएगा 5। ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर फार्मूला में आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इस तरीके से भी लिख सकते हो। 1 3 5 7 9 के बेस में भी लिख सकते हो समांतर माध्य। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5, 25/5 हो जाएगा। तो समांतर माध्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसका आगे कंटेंट को देखते हैं। अब माध्यिका के बेस पे देखते हैं भाई इस चीज़ को हम लोग। दूसरा होता है हमारा माध्यिका। माध्यिका के लिए इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। किसी प्रेक्षण को दिए हुए मानों के आधार पर, किसी प्रेक्षण को दिए हुए मानों के आधार पर, ठीक है। किसी प्रेक्षण को दिए हुए मानों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, किसी प्रेक्षण को दिए हुए मानों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त मान
प्राप्त मान को माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका दो तरीके से होती है, सम संख्या के अलग होती है। माध्यिका का वर्गीकरण दो तरीके से होती है। माध्यिका का वर्गीकरण दो तरह से होती है, दो तरह से होती है। पहला n इक्वल टू सम संख्या हो, n इक्वल टू सम हो, और दूसरा क्या हो, n इक्वल टू क्या हो, विषम हो, विषम हो। तो n इक्वल टू जब विषम हो, जैसे कि 3 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तब इसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर, तब इसका सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद, ये पद होता है, पद का मान ये होता है। लेकिन अगर n इक्वल टू सम हो, जैसे कि n इक्वल टू क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, etc, तब यहाँ पर माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बायम होता है पूरे के 2, ये होता है। तो माध्यिका के बेस पे हम लोग देखते हैं कि किसी प्रेक्षण को दिए हुए मानों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त मान को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का वर्गीकरण दो तरीके से होती है, n एक सम हो तो और n एक विषम हो तो। n सम हो तो n इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और n विषम हो तो 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे हो जाएगा। तो फार्मूला यहाँ से आप लोगों के पास गिवन है, यहाँ से आप लोगों के पास प्राप्त हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, और माध्यिका के यहाँ से प्राप्त हो जाएगा भाई आपका n+1/2वां पद का मान हो जाएगा। तो माध्यिका के बेस पे ये रहेगा, एक सम के लिए रहेगा, एक किसके लिए रहेगा, विषम के लिए रहेगा। तो सम संख्या के लिए आप निकाल सकते हैं और विषम संख्या के लिए इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये माध्यिका के बेस पे हो गया। अब देखते हैं अगला कंटेंट हम लोग बहुलक के बेस पे देखते हैं भाई, बहुलक के बेस पे किस तरीके से होती है इस चीज़ को देखते हैं। चौथा कंटेंट के बेस पे हमारा बहुलक किस तरीके से होता है इस चीज़ को देखते हैं। किसी प्रेक्षण में दिए हुए मान की, यहाँ पर देखिए किसी प्रेक्षण में दी गई मान की, किसी प्रेक्षण में दी गई मान की बार बार पुनरावृत्ति हो, ठीक है। किसी प्रेक्षण में दी गई मान की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे उस प्रेक्षण की बहुलक कहते हैं। उस प्रेक्षण की क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उस प्रेक्षण की बहुलक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 3, 6, 3, 5, 3, 11, 12, 19, 103, 5, 3, 3, 6, 9, 9, 3, 3। इसमें देखिए इस प्रेक्षण सारणी में आप लोग देख लीजिए, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ से बार बार पुनरावृत्ति हुई है इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किसी प्रेक्षण में दी गई मान की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे उस प्रेक्षण की क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 3, 6, 3, 5, 3, 11, 12, 19 इस बेस हो जाएगा। तो दिए गए बहुलक कितनी हो जाएगी, इसकी दिए गए प्रेक्षण की बहुलक कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 3 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वर्ग की सीमा के आधार पर हम लोग देखते हैं इसका बहुलक ये हो गया। तो बहुलक निकालना आप लोगों को भी आ जाएगा। यहाँ से माध्यिका का बहुलक हो गया, ठीक है, समांतर माध्य हो गया। अब सीमा के बारे में जानते हैं भाई, वास्तव में सीमा किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सीमा के बारे में हम लोग जानते हैं ये किस तरीके से होती है, इस सीमा के बारे में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो सीमा के बेस पर हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, वर्ग की सीमा के बारे में जानते हैं हम लोग। वर्ग की सीमा के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। किसी प्रेक्षण दिए गए वर्ग की सीमा, दिए गए मान के वास्तविक मान को, दिए गए वास्तविक मान की सीमा को
दिए गए वास्तविक मान के सीमा को, दिए गए वास्तविक मान के सीमा को, ठीक है, दिए गए वास्तविक मान के सीमा को वर्ग की सीमा कहते हैं, वर्ग की सीमा कहते हैं। वर्ग की सीमा दो तरीके की होती है, वर्ग की सीमा दो प्रकार की होती है भाई। जो वर्ग की सीमा होती है, वर्ग की सीमा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो दिए गए वास्तविक मान की सीमा को वर्ग की सीमा कहते हैं। वर्ग की सीमा दो प्रकार की होती है। पहला निम्न सीमा और दूसरा होती है उच्च सीमा, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग निम्न सीमा को देखते हैं। निम्न सीमा को, चलिए निम्न सीमा को देखते हैं किस तरीके से होता है इस चीज़ का। निम्न सीमा के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए किसी दिए गए वर्ग अंतराल की सबसे छोटी न्यूनतम मान को, वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को, वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। जैसे वर्गांतर दिया यहाँ पर, वर्गांतर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। तो ये 10, 20, 30 ये आप लोगों को क्या कहलाएगा? निम्न सीमा कहलाएगा, निम्न सीमा। अब हम लोग जानते हैं कि उच्च सीमा क्या होती है। उच्च सीमा किसको बोलते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। तो निम्न सीमा आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्गांतर के जो स्टार्टिंग का जो वैल्यूज़ होता है उसको हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग उच्च सीमा के बारे में जानते हैं। जो दूसरा कंटेंट है वो हमारा क्या है, उच्च सीमा। उच्च सीमा के बारे में जानते हैं। तो दिए गए वास्तविक मान के सीमा को वर्ग की सीमा कहते हैं। वर्ग की सीमा दो प्रकार की होती है, निम्न सीमा, दूसरा होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर देखिए कि वर्ग अंतराल की सबसे निम्नतम मान को वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। जैसे वर्ग अंतर के बेस पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बेस पे है, तो उच्च सीमा के बेस पे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की, यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की देखिए यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग अंतराल की सबसे अधिकतम मान को, वर्ग अंतराल की सबसे अधिकतम मान को, ठीक है, वर्ग अंतराल की सबसे अधिकतम मान को वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं। वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल के सबसे अधिकतम मान को वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं। जैसे वर्ग अंतराल के बेस पे या वर्गांतर के बेस पे दिया गया है, वर्ग अंतराल या वर्गांतर के बेस पे दिया गया है यहाँ से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बेस पे। तो ये 10, 20, 30 ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। ये क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। अब यहाँ पर वर्गांतर के बेस पे देखते हैं। तो वर्ग की सीमा के बेस पे दिए गए वास्तविक मान की सीमा को वर्ग की सीमा कहते हैं। अब वर्गांतर के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो निम्न सीमा के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। जैसे वर्गांतर के बेस पे आप लोग आ गया, यहाँ पर निम्न सीमा हो गया उच्च सीमा। वर्ग अंतराल की सबसे अधिकतम मान को वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं, यहाँ से हो गया। अब वर्गांतर को देखते हैं भाई, वास्तव में वर्गांतर किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला हमारे पास कंटेंट है वो है आप लोगों का वर्गांतर। हाँ, तो किसी प्रेक्षण सारणी की निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग का अंतर, निम्न सीमा व उच्च सीमा का औसत मान, ठीक है। किसी प्रेक्षण सारणी की निम्न सीमा व उच्च सीमा की औसत मान
औसत मान, ठीक है, औसत मान वर्गांतर कहलाता है, वर्गांतर कहलाता है, मतलब वर्ग में अंतर, वर्ग में अंतर, ठीक है। निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को वर्गांतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये आप लोगों को वर्गांतर आता है, ठीक है। तो वर्गांतर के बेस में भी ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो आप लोगों का प्रेक्षण सारणी के बेस पे होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसके लिए आप लोगों को पहला टैली चिन्ह जानना पड़ेगा। पहला टैली चिन्ह क्या होता है, इस चीज़ को जानिए। टैली चिन्ह, टैली सिंबल है आप लोगों के पास। टैली चिन्ह के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि टैली चिन्ह के माध्यम से किस तरीके से होती है ना। तो सांख्यिकी में प्रेक्षण या आंकड़ों को दर्शाने के लिए, सांख्यिकी में प्रेक्षण और आंकड़ों को दर्शाने के लिए, प्रेक्षण या फिर लिख सकते हो यहाँ से आप लोग ये भी लिख सकते हो, प्रेक्षण या फिर आंकड़ों को, प्रेक्षणों या आंकड़ों, सांख्यिकी में प्रेक्षणों या आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक लंबवत, दर्शाने के लिए एक लंबवत खड़ी लकीर, एक लंबवत खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सांख्यिकी में टैली चिन्ह कहते हैं। जिसे सांख्यिकी में क्या बोलते हैं, टैली चिन्ह कहते हैं। तो जिसे सांख्यिकी में टैली चिन्ह कहते हैं। तो सांख्यिकी में प्रेक्षणों या आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक लंबवत खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सांख्यिकी में टैली चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दर्शाना है, जैसे अंक है, यहाँ पर अंक है, यहाँ पर चिन्ह है। जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये आप लोगों का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, जैसे यहाँ पर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 तक के देखते हैं। 3 के लिए क्या होता है आप लोग 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 और 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 के लिए ये होता है, ठीक है, काट दिया जाता है। तो इस चीज़ को टैली चिन्ह के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो सांख्यिकी में प्रेक्षणों या आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक लंबवत खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सांख्यिकी में टैली चिन्ह कहते हैं। तो ये टैली चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो सांख्यिकी में प्रेक्षणों या आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक लंबवत खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सांख्यिकी में टैली चिन्ह कहते हैं। तो टैली चिन्ह के अंतर्गत आप लोगों को ये चिन्ह दर्शाना रहेगा। जैसे कि आप लोगों को 20 लिखना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 16 लिखना है भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1। जैसे कि आप लोगों को लिखना है 12 लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। इस तरीके से आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं टैली चिन्ह के माध्यम से। क्लियर। तो सांख्यिकी में प्रेक्षणों के आंकड़ों को दर्शाने के एक लंबवत खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सांख्यिकी में टैली चिन्ह कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं वर्ग आयत में वर्ग और जो आयत होती है वो किस तरीके से होती है, इसके आयतों का निरीक्षण किस तरीके से किया जाता है, आवृत्ति बहुभुज के बेस पर किस तरीके से किया जाता है, आयत चित्र के बेस पर किस तरीके से किया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो इसके बाद का जो कंटेंट है वो आप लोगों को इस तरीके से है। देखिए, वर्गांक उच्च सीमा निम्न सीमा के औसत मान को वर्गांक कहते हैं, ठीक है। वर्ग में उच्च सीमा व निम्न सीमा के औसत मान को निम्न सीमा के औसत मान वर्गांक कहलाता है। वर्गांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा वर्गांक के बेस पर अगर इस चीज़ को देखेंगे तो निम्न सीमा प्लस क्या हो जाएगा उच्च सीमा
5 में आपका 2 इस तरीके से होता है। क्लियर। तो ये वर्गांक की दृष्टि से आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, जिसमें हम लोग आवृत्ति बहुभुज और आयत चित्र के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो आयत चित्र के बेस पे देखेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आयत चित्र के बेस पे देखेंगे तो हम लोग इस तरीके से लंबवत ये रखेंगे। देखिए यहाँ से ये है, ये आप लोगों का लंबवत ऊर्ध्वाधर खड़ी लेकर के प्रयोग करेंगे इस तरीके से, ये ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये आप लोगों का आयत चित्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है, ये वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति आयत चित्र। इसको हम लोग बोलते हैं आयत चित्र। इसको हम लोग रेक्टेंगल डायग्राम के बेस पे हम इस चीज़ को जानते हैं भाई, आयत चित्र के बेस पे। अब आवृत्ति बहुभुज के लिए देखते हैं भाई, आवृत्ति बहुभुज के लिए किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखिए। यहाँ से आप लोग आवृत्ति बहुभुज के लिए आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों का ग्राफिकल निरूपण है, इस तरीके से आप लोगों के पास ग्राफिकल निरूपण है, इस तरीके से। क्लियर। इस तरीके से आप लोगों के पास ग्राफिकल निरूपण है, जिसमें हम लोगों को आवृत्ति बहुभुज को दर्शाना है। इसको दर्शाना है आवृत्ति बहुभुज को, जैसे कि यहाँ पर आयत चित्र को दर्शाए ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का आवृत्ति बहुभुज को क्या करना है, दर्शाना है भाई। ठीक है, तो आयत चित्र के माध्यम से तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आवृत्ति बहुभुज के बेस पे किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब मान लेते हैं कोई बिंदु है, अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि 1 2 3 के बेस पे है भाई। किसके बेस पे है, 1 2 3 के बेस पे है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ से हम लोग इसको केवल इस तरीके से दर्शाना है भाई, बिंदु के माध्यम से। ये है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। देखिए हम इस पॉइंट को इस तरीके से दर्शाते हैं। क्लियर। इस तरीके से दर्शाते हैं, ये वाला। ये आप लोगों को क्या कहलाएगा, आवृत्ति बहुभुज कहलाएगा। ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, आवृत्ति बहुभुज कहलाएगा। ये कंटेंट आप लोगों का कहलाएगा, ये आयत चित्र है, ये आप लोगों का आवृत्ति बहुभुज कहलाएगा। ये आप लोगों का आवृत्ति बहुभुज कहलाएगा। और ये क्या है, आप लोगों का आयत चित्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आयत चित्र के बेस पे है, ये आप लोगों का आवृत्ति बहुभुज के बेस पे है। एक लंबवत है, देखिए दंडवत बोल सकते हैं इसको, दंडवत, या फिर बोल सकते हो लंबवत, लंबवत बोल सकते हो इसको, दंडवत या फिर लंबवत बोल सकते हो। ये आप लोगों के लिए बिंदु प्रवृत्ति की है, बिंदु आकार की है, जिसको आप लोगों को ग्राफिकल निरूपण में ग्राफ कॉपी आपको परचेस करना है, जिसमें आप लोगों को इस चीज़ को करना है। तो ये आयत चित्र था, ये आप लोगों के आवृत्ति बहुभुज था। तो इतने में आप लोगों का जो 16 चैप्टर का है आंकड़ों का प्रबंधन एवं विश्लेषण, इसका बेसिक वीडियो यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में 16.1 की शुरुआत करेंगे। तो इतने में आप लोगों का बेसिक जो आयत चित्र होती है, वर्गांतर क्या होती है, वर्ग की सीमा क्या होती है, निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, समांतर माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, ये इस वीडियो के अंतराल में आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 16.1 के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।